Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम DSC इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक और स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है द श्राउड यानी कि कफन। ये प्रेमचंद ने लिखा है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रेमचंद एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक माने गए हैं ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। उनका जो वर्क है वो पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, कास्ट ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन और जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं रूरल इंडिया की उनके ऊपर फोकस करता है। कफन यानी कि जो श्राउड है वो प्रेमचंद का मोस्ट फेमस और पावरफुल शॉर्ट स्टोरी है। ये रिप्रेजेंट करता है एक शॉकिंग पिक्चर कि कैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी में डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं इन द पीपल ड्यू टू देयर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। जो स्टोरी है वो रियलिस्टिक होने के साथ साथ सिंबॉलिक भी है, जो हमें एक्सपोज करती है क्रूअल्टी ऑफ सोसाइटी और क्वेश्चन करती है कन्वेंशनल मोरालिटी को थ्रू आउट द स्टोरी। बिगनिंग देखते हैं स्टोरी की। बिगनिंग में जो स्टोरी है वो एक कोल्ड विंटर नाइट पे स्टार्ट होती है। घीसू और उसका सन माधव बाहर बैठे होते हैं उनके हट के और वो स्टोलन पोटैटोज़ को रोस्ट कर रहे होते हैं फायर में। स्टोलन पोटैटोज से ही पता चल रहा है कि वो लोग एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं थे। इनसाइड द हट, अब हट के अंदर वाली सिचुएशन देखते हैं। ये तो हट के बाहर की सिचुएशन थी। हट के अंदर जो माधव की वाइफ थी वो सफ़र कर रही थी अपने लेबर पेन से, यानी कि शी वॉज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी। तो उसको हेल्प करने के बजाय वो दोनों फादर और सन का डुओ बाहर ही रहते हैं और अपने पोटैटोज़ इंजॉय करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। जो बुढ़िया की जो क्राइज़ हैं उन उसको सुनकर उन दोनों के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता एंड थ्रू आउट द नाइट वो लोग बाहर ही बैठे रहते हैं और उसको हेल्प नहीं करते हैं। ये जो है सिचुएशन ये बहुत ही ज़्यादा शॉकर होता है फॉर द रीडर्स एज अस, क्योंकि हम सोसाइटी में एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बैंड और फादर इन लॉ का जो कि घीसू और माधव थे उन दोनों का क्या रोल था कि उनको एक वुमेन की केयर करनी है जब वो अपना बेबी डिलीवर करने वाली होती है थ्रू हर प्रेगनेंसी। बट यहाँ पर बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा था एक्सपेक्टेशन से। अब घीसू का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वो 60 ईयर्स ओल्ड मैन था, बहुत ज़्यादा लेज़ी था और काम करना बिल्कुल नहीं चाहता था। जब भी उसको पॉसिबिलिटी होती थी तो वो काम छोड़ के घर पे आराम से रेस्ट करता था। उसकी पूरी लाइफ सिर्फ बेगिंग में और चीज़ें चुराने में निकल गई। उसने कभी भी कुछ एफर्ट्स नहीं करे, कुछ हार्ड वर्क नहीं करा। पूरी लाइफ इस बेगिंग और स्टीलिंग की वजह से उसने पॉवर्टी ही एक्सपीरियंस करी है, यानी कि लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। अब हम देखते हैं माधव का कैरेक्टर। माधव जो कि सन है घीसू का, वो सिमिलर है बिल्कुल अपने पापा की तरह। वर्क नहीं करता है, सिर्फ तभी वर्क करता है जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, यानी कि उनके पास बिल्कुल भी कुछ इनकम नहीं होती है या कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। मोस्टली तो वो ट्राई करते हैं कि कहीं से चोरी वोरी करके उनका वो काम चल जाए, बट अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो वो फिर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं कि एक दो दिन का उनका खाना पीना चल जाए। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जो विलेजर्स हैं वो उन दोनों को वर्थलेस और इररिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं, जैसा कि हमें भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के लग ही रहा है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो विमेन है घर में उसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब बुढ़िया की सिचुएशन की बात करते हैं कि बुढ़िया की क्या सिचुएशन थी। बुढ़िया बहुत ही डिफरेंट थी उन दोनों लोगों से, यानी कि घीसू और माधव से। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी, हाउस होल्ड को भी खुद ही मैनेज करती थी विदाउट एनी मेल हेल्प, अर्न करती थी पैसा जब भी पॉसिबल हो पाता था फैमिली के लिए। और वो एक स्टेबिलिटी लाना चाहती थी फैमिली के अंदर कि वो लोग पॉवर्टी से एटलीस्ट इतने स्टेबल हो जाएं कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाएं। बट घीसू और माधव बिल्कुल ऑपोजिट थे। आयरॉनिकली वो जो बुढ़िया है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हाउस होल्ड का, जिसको सबसे लीस्ट केयर मिलता है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी केयर ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करता है। बट इस सिचुएशन में बिल्कुल ऑपोजिट है कि आयरॉनिकली जो हमारा मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ऑफ द स्टोरी उसी को ही नेग्लेक्ट किया गया है। थ्रू आउट द नाइट वो स्ट्रगल करती है अकेले ही और कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता है। स्पेसिफिकली
अब बुढ़िया की डेथ की सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब माधव एंटर करता है हट में, तो वो क्या डिस्कवर करता है कि बुढ़िया जो है वो मर चुकी है अपने बच्चे को बर्थ देते टाइम, और उसका जो बेबी है वो भी मर गया है क्योंकि उन दोनों ने हेल्प ही नहीं करी, एंड विदाउट एनी हेल्प वो अकेले क्या ही कर लेती बेचारी। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग, यानी कि वो अपना ग्रीफ बताने की जगह अब गीसू और माधव क्या सोच रहे हैं कि अब हमें एक फ्यूनरल के लिए कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, वो कैसे होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो दिखाता है कि कैसे पॉवर्टी लोगों के इमोशनल सेंसिटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस स्टोरी में प्रेमचंद ने सिर्फ इन दोनों को ही गिल्टी नहीं माना है स्टोरी में, बल्कि इनका बैकग्राउंड जो इनके साथ हुआ था, लाइक पॉवर्टी का जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इमोशनली सेंसिटिविटी उनकी चली जाती है या फिर उनको डीह्यूमनाइज इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो सब पॉवर्टी की वजह से होता है। तो ये जो रिएक्शन था ये वही बताता है हमें कि वो उन दोनों को अब चिंता ये नहीं हो रही है कि, या फिर उनको दुख नहीं हो रहा है कि उनकी जो घर की एक लौती वुमन थी उसकी डेथ हो गई है। उनको प्रॉब्लम ये है कि अब अरेंजमेंट करना पड़ेगा फ्यूनरल की चीज़ों के लिए। तो अब आता है कलेक्शन ऑफ मनी। जो विलेजर्स हैं वो बुढ़िया की डेथ के बारे में सुनते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील करते हैं टुवर्ड्स हर। तो जो विलेज का लैंडलॉर्ड है और जितने भी बाकी के लोग हैं वो सब डिनोट करते हैं कुछ मनी कि उसका जो फ्यूनरल है, यानी कि जो आफ्टर दैट रिचुअल्स होते हैं वो पूरे हो सकें। और स्पेसिफिकली इस स्टोरी में किस चीज़ की बात करी गई है, कफन की बात करी गई है कि वो डेड वुमन के ऊपर डाला जाए उसके आखिरी राइट्स के बाद। जो विलेजर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि एक फैमिली को अपना रिस्पेक्टेबल फ्यूनरल तो करना ही चाहिए अगर उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, एंड इसीलिए वो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे जर्नी टू द मार्केट कि कैसे वो लोग फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स करने जाते हैं एंड कफन लेने जाते हैं। तो घीसू और माधव दोनों मार्केट जाते हैं श्राउड को लेने के लिए। जब वो चल रहे होते हैं तो वो डिस्कस करना शुरू करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि क्या कितना यूज़लेस सी चीज़ है ये कि एक फ्यूनरल के ऊपर हम एक एक्सपेंसिव सा क्लोथ डाल दें जो कि उसके साथ ही बर्न हो जाएगा। ये वो उस फैक्ट को बार बार रिपीट करते हैं कि क्यों ही इतने पैसे खर्च करके एक ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना है जिसको हमें कॉप्स के साथ ही, यानी कि डेड बॉडी के साथ ही बर्न करना है। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्या इसका फ़ायदा क्या है, मतलब जो डेड है वो तो देख नहीं सकता उसको। तो वो लोग धीरे धीरे ऐसे डिस्कस करते करते अपने आप को दोनों कन्विंस कर लेते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बाइंग अ श्राउड वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है, तो क्यों ना हम उसको किसी एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। तो ये इनका डिस्कशन चल रहा होता है जब जब तक ये लोग मार्केट जा रहे होते हैं ऑन द वे। अब आती है बात क्लाइमैक्स में। क्लाइमैक्स ये जो कि स्टोरी के अंदर आया, तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द श्राउड वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों एक लिकर शॉप पे जाते हैं एंड वो दोनों जितना भी पैसा उन्होंने डोनेशन से कलेक्ट किया था फ्रॉम द पीपल एंड द लैंडलॉर्ड, वो उसको अल्कोहल के ऊपर, फ्राइड फूड के ऊपर और अपनी डेलिकेसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए सारा खर्च कर देते हैं। उन लोगों को लगता है कि इट इज़ बेटर कि हम एक डेड बॉडी के लिए एक एक्सपेंसिव फ्यूनरल क्लॉथ लें, और उससे बेटर है कि हम अपने आप को ही सेटिस्फाई कर लें जो भी हमारी नीड्स हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे से खाते हैं पीते हैं, अपने हार्ट के पूरा ऐसे फुलफिलमेंट कर लेते हैं कि जितना हमें चाहिए हम सब खा रहे हैं आज। और वो एक पूरा मील एंजॉय करते हैं क्योंकि ये वो पहली बार खा रहे होते हैं बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों में। तो ये एक बहुत ही आयरॉनिक सी सिचुएशन है कि चाहिए पैसे, डोनेशन कहाँ किसके लिए आया था, फ्यूनरल क्लॉथ के लिए, एंड वो खर्च कहाँ कर रहे हैं दोनों अपने ऊपर, बिना ये सोचे कि घर में एक डेड बॉडी पड़ी है जिसको, और सोचेंगे भी क्यों, क्योंकि जब उन्होंने रात में ही उसको हेल्प नहीं करी तो वो अब क्यों ही हेल्प करेंगे या फिर क्यों ही सोचेंगे उसके बारे में। तो ये बहुत ही शॉकिंग सीन है इंडियन लिटरेचर का, बहुत ही इंटेंस और क्रूअल सीन है कि विदाउट थिंकिंग ऑफ हर, जिंदा थी तब तो सोचा ही नहीं, और अब जब वो ऑलरेडी मर चुकी है तब भी उसके बारे में कोई इनिशिएटिव या कोई उसका ख्याल ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में अपनी सेटिस्फैक्शन हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं स्टोरी की एंडिंग की। जब ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं लिकर से, अल्कोहल से पी पी कर, तो वो दोनों ना बुढ़िया को प्रेज़ करना शुरू करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि उसकी डेथ की वजह से वो लोग इतना अच्छा फीस्ट एंजॉय कर पा रहे हैं, इतनी अच्छी दावत ले पा रहे हैं खुद के लिए। वो इमेजिन करते हैं कि कितना उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगी हेवन के अंदर। लाइक इट इज़ वेरी फ़नी एंड थोड़ा इरिटेटिंग कि वो
उसके बारे में अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को घुमा रहे हैं एंड खुद ही सोच रहे हैं कि हाँ उसके लिए ब्लेसिंग होगा क्योंकि हमारा पेट भर गया। तो स्टोरी बहुत ही आयरॉनिकली एंड होती है, जहाँ पर फादर और सन गाते रहते हैं, पीते रहते हैं और बुढ़िया की बॉडी ऐसे ही विदाउट अ श्राउड पड़ी रहती है घर के अंदर। तो इसमें कोई एंडिंग हमें बताया नहीं कि क्या उसको श्राउड मिलता है, क्या उसका फ्यूनरल राइट अच्छे से हो जाता है या नहीं होता है। तो ये बहुत आयरॉनिक सी सिचुएशन पे एंड होती है कि दे बोथ आर एन्जॉइंग अपना मील और अपनी ड्रिंक्स एंड उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसको उनकी जो वुमन थी घर की इकलौती, उसको श्राउड मिला है, उसको फ्यूनरल प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर थीम्स के बारे में। जो फर्स्ट थीम है वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये इस स्टोरी का सेंट्रल थीम है। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि पॉवर्टी जो है वो सिर्फ लैक ऑफ मनी नहीं है, बल्कि वो एक इंसान की डिग्निटी, उसकी मोरालिटी, उसके रिलेशनशिप्स और उसके ह्यूमन इमोशंस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि अब इस स्टोरी में हमने देखा कि उनके अंदर कोई ह्यूमन इमोशंस ही नहीं है फादर और सन के बीच में। घीसू और माधव का बिहेवियर एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंस दिखाता है हमें, पार्टली कॉन्सिक्वेंस है कि कैसे डेस्परेट कंडीशंस के अंदर लोग अपनी सारे इमोशंस को खो देते हैं एंड दे बिकम सो एनिमलिस्टिक। सेकेंड आती है हमारे पास थीम डीह्यूमनाइजेशन। जो स्टोरी है वो डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि कैसे पॉवर्टी रिड्यूस कर देती है लोगों को, कि वो सिर्फ अब सर्वाइवर्स की तरह रह रहे हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स, कोई ह्यूमैनिटी नहीं बची है। जो फादर और सन का डुओ है वो इनसेंसिटिव हो जाता है किसी की भी पेन को लेकर, किसी की भी डेथ को लेकर, और वो कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं देखते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उसको फुलफ़िल ही नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने श्राउड के लिए जो पैसे डोनेशन में लिए थे वो उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिए। तो ये हमें दिखाता है कि वो कितने इनसेंसिटिव हो चुके हैं। उनकी ह्यूमैनिटी जो है वो पूरी इरोड हो चुकी है उनके कंटिन्यूस सफरिंग की वजह से। अब थर्ड हमारे पास आती है सोशल इनइक्वालिटी। प्रेमचंद क्रिटिसाइज़ करते हैं एक सोसाइटी को जहाँ पर रिच लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको अंडर पे करते हैं। पुअर जो होता है वो अपनी इन्हीं माइजरीज में ट्रैप्ड रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाता है। एंड दिस स्टोरी शोज़ कि उन उन सब चीज़ों की वजह से, उन सब कंडीशंस की वजह से एक जो इंसान है वो अपने ह्यूमन क्वालिटीज़ को धीरे धीरे खोने लगता है। चैरिटी जो है सिर्फ डेथ के लिए आती है, क्योंकि इस सिचुएशन में हमने ये भी देखा कि जो विलेजर्स थे वो सिर्फ फ्यूनरल के लिए डोनेट कर रहे थे पैसा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे बुढ़िया की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जब वो ज़िंदा थी। सिर्फ जब मरने के टाइम पे अपेयरेंस चाहिए था या रिकग्निशन चाहिए था, उस टाइम पे उन्होंने डोनेशन दिया। एंड जब वो एक्चुअल में सफ़र कर रही थी तब उसके पास कोई भी नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए। जो फोर्थ हमारे पास थीम है वो है आयरनी। जो एंटायर स्टोरी है वो आयरनी से ही भरी हुई है पूरी, क्योंकि वहाँ पर मनी का मतलब जो फ्यूनरल के लिए आई थी मनी, उसका मतलब फ्यूनरल के लिए आना नहीं था, उसका मतलब था कि अपना पेट भर लो फॉर घीसू एंड माधव। तो उन्होंने वही किया आयरॉनिकली, जो पैसा फ्यूनरल के लिए आया था उन्होंने अपनी फीस्ट पे खर्च कर दिया। जो डेड वुमेन है उसको कोई श्राउड नहीं मिला, जैसा हमने एंडिंग तक देखा। उसकी डेथ जो है वो एक सोर्स ऑफ प्लेजर बन गया फॉर मैन, क्योंकि उनके तो मज़े आ गए, उनको तो दावत मिल गई फ्री में, उनको कुछ करना भी नहीं पड़ा एंड सारे पैसे ऐसे डोनेशन में आ गए। जो सोसाइटी है इससे हमें ये भी पता चलता है कि सोसाइटी लिविंग ह्यूमन बींग से ज़्यादा वैल्यूज़ और रिचुअल्स को इम्पोर्टेंस देती है। जो भी सोसाइटी के वैल्यूज़ होते हैं, जो भी सोसाइटी के रिचुअल्स होते हैं आफ्टर द डेथ, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू अ लिविंग ह्यूमन बींग। अब आते हैं क्रिटिक ऑफ रिचुअल्स। ये एक और हमारे पास थीम है स्टोरी के अंदर। प्रेमचंद यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि फ्यूनरल रिचुअल्स का इम्पोर्टेंस ही क्या होता है एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में। तो घीसू आर्ग्यू करता है कि इस स्टोरी, प्रेमचंद आर्ग्यू करते हैं मतलब घीसू के डायलॉग में कि क्या ही पॉइंट है कि हम पैसा वेस्ट करें एक ऐसे क्लोथ के ऊपर जो हमें अल्टीमेटली बर्न करना है विद द डेड। तो इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू प्रेमचंद एक्सपोज करते हैं कि कैसे सोशल कस्टम्स जो हैं वो पूरे खाली हैं, विदाउट एनी लॉजिक हैं, और पीपल जो हैं वो उनके लिए अभी भी लाइक
फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी करेंगे, इवन तो उनकी पर्सनल लाइफ में वो पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं या फिर उनके पास कुछ भी नहीं है, तब भी वो ये सोचेंगे कि नहीं, एटलीस्ट उसके सोशल कस्टम्स या फिर उसके सोशल रिचुअल्स तो हम पूरे ही करेंगे लास्ट टाइम पे। तो ये हमारा आता है क्रिटिक ऑफ रिचुअल्स। अब जो लास्ट थीम है स्टोरी के अंदर वो है एक्सप्लॉयटेशन एंड फेटलिज्म। जो स्टोरी है वो सजेस्ट करता है कि जो जनरेशन्स हैं वो एक्सप्लॉयट होती रहती हैं, और इसी वजह से घीसू और माधव जो हैं वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, एंड वो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता उनका। तो वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि अब नो लॉन्गर कि हार्ड वर्क करने से कुछ इम्प्रूव होगा उनकी लाइफ में। तो ये जितना एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है उतना ज़्यादा वो लोग डीह्यूमनाइज होते रहते हैं, अपनी जो भी उनके वैल्यूज़ होते हैं उनको भूलते रहते हैं। जैसे अब इन्होंने यहाँ पे सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, बस अपना ज़िंदगी सर्वाइव करना है जब तक हमारे पास लाइफ है, थ्रू एनी मीन्स। अब बात करते हैं कुछ सिंबल्स की जो स्टोरी के अंदर यूज़ हुए हैं। सबसे पहले है श्राउड यानी कि कफन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है हमारी स्टोरी का। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सोशल हिपोक्रेसी। एम्प्टी रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉल्स रिस्पेक्टेबिलिटी को पोर्ट्रे करता है, और सोसाइटी का कंसर्न शो करता है कि उन्हें अपीयरेंस और रिकग्निशन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि विलेजर्स ने एक कॉप्स को कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा रादर देन हेल्पिंग अ लिविंग वूमेन जब वो अपने लेबर पेन से सफ़र कर रही थी। दूसरा सिंबल हमारे पास आता है फायर का। फायर शो करता है हमें सर्वाइवल, बेसिक ह्यूमन नीड्स, जैसे वो पोटैटोज़ को रोस्ट कर रहे थे और ठंड के समय में खुद को वार्म फील करवा रहे थे। टेम्पररी कंफर्ट हमें शो कर रहा था सफरिंग के टाइम पर, तो उनको दोनों को बहुत कंफर्ट फील हो रहा था थ्रू आउट द स्टोरी वहाँ पर आग के पास बैठकर। अब हमारा जो थर्ड और लास्ट सिंबल है वो है अल्कोहल। ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे रियलिटी से बचा जाता है, कैसे रियलिटी से भागा जाता है, और रिलीफ मिलता है उनको माइजरी से थ्रू इन लाइक टेकिंग अल्कोहल। साइकोलॉजिकल रिबेलियन होता है सोसाइटी के अगेंस्ट थ्रू। हमने देखा कि जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे तो दोनों बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे थे बुढ़िया को, एंड जब वो बिल्कुल अपने लाइक सेंसेस में होते हैं तो वो कुछ भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं उसको इतना। तो दिस इज़ इट फॉर द स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and do not forget to like, share and subscribe to the channel for more such content. Till then, bye bye.